नमस्कार, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है और बीपीएससी 65th परीक्षा में मैंने 22वीं रैंक हासिल की है। हम बेसिकली नेटिव लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश में, और यहीं से मेरी स्कूलिंग भी हुई है, सेंट फिडेलिस स्कूल लखनऊ। उसके बाद ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में बीआईटी मेसरा रांची से। उसके बाद 2 साल एलएनटी में जॉब किया कलकत्ता में एज अ सिविल इंजीनियर, और फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सिक्योरिटी प्रोफाइल पे कार्यरत है। तो ये था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और अब एक बात करते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो बीपीएससी का है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मेरा मानना है कि किसी भी एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी है उसको बनाने के पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि वो एग्ज़ाम है किस बारे में और उस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, आपको क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सबसे पहला जो फोकस है, जो भी आपके लिए अपीयर कर रहा है 67 बीपीएससी में या फिर किसी और एग्ज़ाम में जो कि स्टेट सर्विसेज का या यूनियन सर्विसेज का होता है, कि आप सबसे पहले ये समझें कि एग्ज़ाम क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ें और उसको अपने पास लगा के रखें दीवार पे। सेकेंडली, जो भी प्रीवियस टॉपर्स हैं, जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलते हैं या फिर जो कंटेंट मिलता है, आप उसको पढ़ें, उसको समझें, देखें कि दूसरों ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। तीसरी बात कि जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि अगर आप बीपीएससी की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, एजुकेशन सर्विसेज हैं, तो आप एक बार को प्रोफाइल समझें ताकि आप अपना एप्टीट्यूड समझ पाएँ कि आप उसमें से कहाँ पे जाना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं उसमें से। सो बेसिकली किसी भी एग्ज़ाम को शुरू करने के पहले उसका मोटिवेशन समझना बहुत आवश्यक है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और उसके बाद ही ये सवाल आता है कि आप ये कैसे करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेजेस की। तो जैसा कि आपको पता है बीपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का। तो प्रीलिम्स में जनरली 150 सवाल होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों से ही आते हैं। तो यूपीएससी और बीपीएससी में एक अंतर यही है कि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होंगे जो बिहार के आएंगे, बाकी जो भी कंटेंट है वो सारा सेम ही रहता है मोर और लेस। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो बीपीएससी में जब आपको प्रीलिम्स की परीक्षा करनी है तो उसकी तैयारी के लिए आपको स्ट्रैटेजी बना के करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आपको एग्ज़ाम करें तो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम रखें हर एक सब्जेक्ट के लिए, और उस जो भी आप टाइम अपना डिसाइड करते हैं उसको आप उसी टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करें। तो जैसे आपने अगर 1.5 महीना हिस्ट्री के लिए रखा है तो उसमें मिडिएवल, मॉडर्न और जो एंशिएंट है और आर्ट एंड कल्चर का भी जो पार्ट अब आने लगा है, तो इन सारे पार्ट्स को सफिशिएंट टाइम देके उस एक पर्टिकुलर टाइम लाइन में शेड्यूल के हिसाब से उसे ख़त्म करें। तो 150 क्वेश्चन जो होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उसका आप एक बार सिलेबस ख़त्म करें और उसके बाद उसके लिए मॉक्स लगाएं। मॉक्स को एनालाइज करें ठीक से, उसमें समझें कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, उसमें आपको और क्या करना चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर आप अगला मॉक लगाते जाएं। तो सामान्यतः किसी भी एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है उसको देने के पहले आपको 30 से 40 मॉक्स तो कम से कम लगाने चाहिए, ताकि आपको वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठते समय कुछ भी ऐसा न लगे कि ये बहुत ही अलग सा पेपर आया है, सब कुछ आपको यूजुअल सा लगेगा। तो ये है प्रीलिम्स के लिए बेसिक एक स्ट्रैटेजी, और डिटेल में थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो मेंस का होता है उसके लिए। तो मेंस, जैसा कि आपको पता होगा कि वो आंसर राइटिंग का रिलेटेड एक पेपर होता है। तो बीपीएससी में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। इसके अलावा हिंदी का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात मेंस के साथ ये होती है कि आप अपने जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उसको प्ले कर सकते हो। यानी कि आप एक ऑप्शनल ऐसा चूज़ करो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है और जिसको आप अच्छे तरीके से वहाँ पे दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि आपको बहुत कुछ पता है उसके बारे में। तो ऑप्शनल एक मेक और ब्रेक डिसीजन होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो मेरी एडवाइस है कि जब भी आप ऑप्शनल चूज़ करें तो उसको प्रॉपर समय देके चूज़ करें, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले साल के टॉपर ने एक पर्टिकुलर ऑप्शनल चूज़ किया था, बल्कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को समझें, अपनी वीकनेस को समझें और उसके हिसाब से डिसाइड करें, जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट लेना है या नॉन टेक्निकल लेना है, या जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है उसे लेना है या नहीं लेना है। सेकेंडली, जब आप मेंस पे आओगे तो मेंस के लिए जितना भी समय है उसमें सबसे पहले आप देखें कि पिछले 5 साल के जो पेपर्स आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको समझें। अब क्योंकि आपने प्रीलिम्स के लिए मोर और लेस सभी कुछ पढ़ रखा है, तो अब आपके पास जो समय है उसको आप यूटिलाइज़ करें कि जब आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं।
अगर आपको किसी प्रीवियस टॉपर्स की कॉपी मिल जाए तो उन टॉपर्स की कॉपी को पढ़ें, देखें कि उन्होंने क्या आंसर्स लिखे हैं, और जितने ज़्यादा आपसे आंसर्स हो पाए उतने ज़्यादा आंसर्स लिखने की कोशिश करें। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं GS1 में और GS2 में, वो सारे जैसे पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो जनरली यहाँ इकॉनमी और ज्योग्राफी थोड़ा इंटीग्रेटेड फॉर्म में आता है। इसके अलावा साइंस एंड टेक है, स्टैट्स का पार्ट है। तो पॉलिटी और जो भी बाकी सब चीज़ें उनके सोर्सेज तो रेगुलर ही हैं, जो भी हम सब लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आपका स्टैट्स में आता है, जहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन हम सब लोगों ने जनरली स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो क्लास 9th 10th के आसपास में NCERTs में ये होता है। तो अगर आपको कुछ भी और नहीं मिल रहा है तो आप NCERTs से स्टार्ट करो, वहाँ पे क्वेश्चंस देखो, उनके सॉल्यूशंस करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है KBC नैनो की, तो उसके क्वेश्चंस आप रेगुलर लगाते रहें। तो बेटर है कि आप रोज़ 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं, ताकि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप कम समय में उस वाले पार्ट को GS1 में बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। अगर GS2 की बात करें तो यहाँ पे जनरली मार्क्स थोड़े से कम होते हैं GS1 के कंपैरिजन में, बट स्टिल जो भी आपका पॉलिटी का पार्ट है या फिर जो ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेटेड पार्ट आता है, तो इन सारे पार्ट्स को रीच आउट करने की कोशिश करें कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अप्रोच करें। तो आंसर राइटिंग के बारे में एक जनरल तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक आंसर राइटिंग में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है जब आप उसका कंटेंट लिखते हैं, सेकंड होता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ है कि आप उसमें वैल्यू एडिशन क्या कर पा रहे हैं। तो कंटेंट वाला पार्ट जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे होता है, उसको आप धीमे धीमे एनरिच कर सकते हैं अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कमी लगती है। बट सेकेंड पार्ट जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए। जैसे हम लोग को अक्सर लगता है कि हम लोग 15 मिनट में अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो एग्जामिनर उसको पढ़ने में भी 15 मिनट लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर के पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें उसे आपका आंसर इवैल्यूएट करना है, और इस बात की वैल्यू नहीं रहती कि आपको नॉलेज कितनी है, वैल्यू इस बात की है कि जो आपने आंसर शीट में लिखा है उसमें वेट कितना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी पॉइंट्स आप लिखें उसको डिफरेंट पॉइंट्स में अंडरलाइन करें, बोल्ड करें, या जैसे भी आपको लगता है कि आप उसको क्लियरली एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है और आपको ये आंसर पता है, इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है वैल्यू एडिशन। तो देखिए अधिकतर लोग जो आंसर्स लिख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की हुई है और जो आंसर्स लिखेंगे, उनके कंटेंट काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे क्योंकि हमारे सोर्सेज सिमिलर होते हैं। एक चीज़ जो डिफरेंस हो सकती है वो है कि आप वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं उस आंसर का। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई एनवायरनमेंट का सवाल आता है तो उसमें आप MC मेहता जजमेंट का नाम अगर मेंशन कर दें तो आपको एक एज मिल सकता है, एक आधा मार्क शायद एक्स्ट्रा मिल जाए आपको उसको मेंशन करने के लिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने डिफरेंट लिस्ट बनाई मेंस के पहले कि वैल्यू एडिशन में क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे जजमेंट्स हो गया, स्कीम्स हो गए, कमिटीज़ हो गई, इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, तो ये सारे ही पार्ट्स जो हैं इसकी आप चाहें तो लिस्ट बना लें और चाहे तो आप अपने आंसर्स में इसको इंटीग्रेट कर लें। और जब आप ये पूरा बना लेंगे तो शुरुआत करें कि हर आंसर में ये कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेट कर पाएँ। स्पेशली जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें इंश्योर करें कि आप डेटा इंटीग्रेट करें। अगर पावर्टी का सवाल है तो आप इंडिया का पावर्टी रेट, बिहार का पावर्टी रेट, ये सब बता के उस आंसर को एनरिच करें, वरना वो एक बहुत जनरल सा आंसर बनेगा। तो ये एक ओवरऑल व्यू है कि आपको आंसर राइटिंग अप्रोच कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जब आप मॉक्स लिख रहे हो तो ये अक्सर एक सवाल रहता है कितने मॉक्स देने हैं या कितना उसमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम उतनी आंसर राइटिंग करो। आपका कंटेंट तो प्रिपेयर है तो आप कोशिश करो कि आंसर्स में कुछ नया लिख पाओ, और जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो कम से कम 10 से 15 मॉक्स मिनिमम GS के लिए, और ऑप्शनल के लिए लगभग 8 से 10 मॉक्स तो आपके पास होने ही चाहिए आंसर लिखने के लिए। तो ये थी हमारी मेंस की स्ट्रैटेजी। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो देखिए इंटरव्यू का जो स्टेज होता है ये 1 या 2 महीने की तैयारी नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी तो आपकी बचपन से ही शुरू हो जाती है अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो पर्सनैलिटी आपकी 1 महीने में डेवलप नहीं होती। तो इंटरव्यू के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखना चाहिए। सबसे पहला पार्ट होता है कि हम अपने बारे में जान पाएँ, जो आपका शहर है, जो आपका स्टेट है, जो आपका नेशन है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन रही है, उन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। तो हालांकि BPSC में अब कोडिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा ना आपका नाम, ना आपका शहर, ये सब आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू को नहीं पता होता, बट स्टिल एक इंटरव्यू के पहले आपको इन सारी चीज़ों की एक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए इन द पार्ट 1, जो कि है कि आप अपने बारे में समझ सकें। सेकेंड पार्ट जो इंटरव्यू में है वो है करंट अफेयर्स। तो जब भी आप कोई न्यूज़ देखें, चाहे वो बिहार से रिलेटेड हो, चाहे वो झारखंड की हो, या फिर उससे रिलेटेड कहीं भी आए जो इंडिया की आती हो, तो आप उस पर एक व्यू बनाने की कोशिश करें।
जो आपका व्यू है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर का व्यू होना चाहिए, ना कि एक ऐसे पर्सन का जो कि एक बायस्ड है या जिसके अपना एजेंडा हो सकता है। तो कोशिश करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल्स को ही आप अपने व्यूज़ बनाएं। जैसे इंडिया का प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तो कहीं पर भी सबसे पहला जो आपके लिए गाइडलाइन होता है किसी भी चीज़ का व्यू देने के लिए वो यही प्रियम्बल होता है। तो डिफरेंट व्यूज़ बनाएं, डिफरेंट अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदू पढ़ें, इस टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं। और राज्यसभा टीवी है जहाँ पे बहुत सारी अच्छी डिबेट्स आती हैं। इसके अलावा द प्रिंट पे शेखर गुप्ता का एक शो आता है, वो आप देखें। इन सारे शोज़ के थ्रू आप थोड़ा सा व्यू डेवलप करने की कोशिश करें कि किस तरीके से एक बेटर आंसर और बैलेंस्ड आंसर दिया जा सकता है। और लास्ट पार्ट होता है कुछ ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके पर्सनालिटी बेस्ड, कि आप अगर एक करंट जॉब में हैं तो आप ये जॉब क्यों लेना चाहते हैं, या फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पुलिस सर्विसेज से ऊपर क्यों रखा। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं हॉलिस्टिकली, उसके बाद इंटरव्यू इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता है जितना कि कहा जाता है। हाँ, ये बात सही है कि कई बार इंटरव्यूअर के मूड पे कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इंटरव्यूअर। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि अगर आपने अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करके रखा हुआ है तो आपका वेरिएशन कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता बट वेरिएबिलिटी कम होती है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस बातों का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अक्सर ये डाउट रहता है कि नोट मेकिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, नोट मेकिंग जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का, इस पर्सपेक्टिव से कि आप जो अल्टीमेटली एग्ज़ाम में लिखने वाले हो वो वही होगा जो आपने उन नोट्स में लिखा हुआ होगा। तो जब भी आप अपने जो भी एक सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे पॉलिटी हो गया, या चलिए पॉलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ा, तो जब आप पहली बार उसको पढ़ें तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो अंडरलाइन कर लें। सेकेंड टाइम में भी उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप याद नहीं कर पा रहे होंगे, या कुछ लंबी लिस्ट जैसी चीज़ें हैं जो नहीं याद होती हैं एक बार में। तो कोशिश करें कि वो लिस्ट्स को भी अंडरलाइन करते जाएं या फिर हाईलाइट कर दें। और नोट्स हमेशा आप तब बनाएं जब आप तीसरी बार उस बुक को पढ़ चुके हों। उसके बाद आपको जो चीज़ें लगता हो कि इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों का आप नोट्स बनाएं। और जब भी आप फर्स्ट या सेकंड टाइम उस बुक को पढ़ रहे हैं तो ये कोशिश करें कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ लिया, आपको कुछ चीज़ें याद हो गई हैं, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के भी लगाइए और मेंस के भी लगाइए। तब आप जब अपने नोट्स को बनाना शुरू करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो एक थंब रूल ये लेके रखें कि जब भी आप नोट्स बना रहे हों तो जो कंटेंट है उसके 5% से ज़्यादा आपका नोट नहीं होना चाहिए। तभी आप उसको जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं और बहुत बार उसको रिवीजन किया जा सकता है। और किसी भी एग्ज़ाम में ये मूल मंत्र है कि जितनी बार आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ वो इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपने कितनी बुक्स पढ़ रखी हैं उसको लेके। तो ये एक जनरल था कि नोट मेकिंग कैसे करना है। करंट अफेयर्स का जो नोट मेकिंग होता है तो वो हमेशा आप टॉपिक वाइज बनाएं। जैसे अगर डेली न्यूज़ आप कवर कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट एक महीने के बाद जब आपके पास एक महीने की न्यूज़ आ गई तो उस सारे न्यूज़ को आप GS1 GS2 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हिसाब से डिवाइड करिए और उसमें हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से उस नोट्स को ऐड करिए, इंटीग्रेट करिए। और मे भी 4 महीने या 6 महीने बाद एक बार आप बैठ के अपने जो आपके मेन नोट्स हैं उसमें इन नोट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। इससे होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उस समय आपके दिमाग में एक जगह पे एक सोर्स का पॉइंट आता है और आपने उस सोर्स पे जो कुछ भी देखा है वो आप एक साथ लिख पाएंगे। अगर आपने बहुत 4 या 5 जगहों पे एक ही टॉपिक के नोट्स बना रखे हैं तो वहाँ पे शायद 2 आपको याद आ जाए या 3 आपको याद आ जाए, बट 5 आपको सोर्सेज याद नहीं आएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स के नोट्स को कंसोलिडेटेड रखें और इंटीग्रेटेड रखें। जहाँ तक करंट अफेयर्स के सोर्सेज की बात है तो कोई भी एक न्यूज़पेपर और कोई भी एक मंथली बुकलेट, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। जो यूट्यूब के डिस्कशंस होते हैं या फिर कुरुक्षेत्र वगैरह जो बुक्स आती हैं एक्स्ट्रा, तो मेरी ऐसी राय है कि उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मोरलेस ये सारी चीज़ें ही उस न्यूज़पेपर में और एक एक्स्ट्रा बुकलेट में कवर्ड होती हैं। दूसरी हम एक बात करते हैं टाइमलाइन को लेके, कि अक्सर डिस्कशन होता है कि शेड्यूल कैसे किया जाए पढ़ाई को। तो देखिए, शेड्यूल बहुत ईजी है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कुछ समय आपको सोने के लिए चाहिए होता है, बाकी सारा समय आपका अपना है। तो उस समय को आप बेस्ट यूटिलाइज़ करिए और एक डेली शेड्यूल बनाइए जहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी एक सब्जेक्ट को पढ़िए या 2-3 सब्जेक्ट्स को पढ़िए, ये आप पे डिपेंड करता है। सेकंड थिंग होती है कि आप एक वीकली शेड्यूल बनाएं।
ताकि वीक जो है वो एक बहुत अच्छा यूनिट होता है मेजरमेंट का, जहाँ पे आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 6 दिन में उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। तो आइडियली अगर आपने मंडे टू सैटरडे में कुछ जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप संडे को एक बार बैठ के सिर्फ रिवाइज़ कीजिए बढ़िया से, और एक बनाइए मंथली शेड्यूल। तो मेरा जनरली जो शेड्यूल रहा था कि एक सब्जेक्ट को 1 महीने में ख़त्म करना है, तो 1 महीना एनवायरनमेंट का, 1 महीना ज्योग्राफी, 1 महीना पॉलिटी, इसी तरीके से ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप 6 से 7 महीने में अपने सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे कम्प्लीटली। उसके बाद आप लगभग 2 से 3 महीना, अगर आप 1 साल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 6 से 7 महीने में ये ख़त्म किया। अगले 2 से 3 महीने में आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा आंसर्स लिखें, उसको दूसरों से इवैल्यूएट करवाएं और चेक करें। और आखिरी के जो 2 महीने बचते हैं उन 2 महीनों को आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए दे दें। तो इस तरीके से आपका 1 साल का जो टेन्योर है वो शेड्यूल वाइज ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखें कि शेड्यूल बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बार बार तोड़ें। शेड्यूल आप वही बनाएं जो आप रियलिस्टिकली कर सकें, और उस शेड्यूल में हमेशा ही जो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ है उसके लिए स्पेस होना चाहिए। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए, तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं, ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इन्वाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो मेडिटेशन करें, अगर आप थोड़ा बहुत रेसिंग कर सकते हो, दौड़ना चाहें तो थोड़ा जॉगिंग वगैरह करें, बट कुछ ना कुछ आपको मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट में करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इसको ख़त्म करना। एक और एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो बीपीएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो। क्वेश्चन ये है कि हमें कितना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता है। जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन बुक्स में ऑलमोस्ट सब कुछ कवरेज है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। जो करंट अफेयर्स है उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अभी आपसे डिस्कस हो ही चुके हैं वो सारे। अब थोड़ा बहुत जो वैल्यू एडिशन बचता है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर आप खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पे जो समय बचता है उसमें आप कोई ना कोई न्यूज़ ऐसे ही शॉर्ट में देख लें। और हाँ, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ है तो मेरा सजेशन है कि आप उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि उन न्यूज़ में फैक्ट बहुत कम है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो जैसे आपका राज्यसभा टीवी है या फिर आपका डिफरेंट चैनल्स हो गए, मान लीजिए अब सनसेट टीवी जो हो चुका है, तो इन सारे चैनल्स को आप 2x पे देखते रहें, थोड़ा थोड़ा उसमें से चीज़ें निकालते रहें और जल्दी जल्दी करके इसको ख़त्म करें। और बाकी इसके अलावा जो टेलीग्राम है या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो इनसे दूर रहना ही बेटर है। इसमें रिसोर्सेज जो हैं आप ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे। उसमें बहुत सारे 100-200 रिसोर्सेज एक टॉपिक पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इसके टॉपिक के ऊपर पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज पे मेरा जो एम्फेसिस है वो काफ़ी कम रहेगा, और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब फाइनली हम लोग एक बात करते हैं कि पूरे एग्ज़ाम का जो टेन्योर है, तो देखिए साइंटिफिकली आप जितना भी पढ़ते हैं उसको पढ़ने के अलावा उसको रिटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मूल मंत्र है एग्ज़ाम का वो है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को रिवाइज कर पाओगे, आप उतना ही ज़्यादा उसको एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, वहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे। और आप इस तैयारी को सिर्फ एक एग्ज़ाम निकालने के तौर पे मत देखें, आप इस तैयारी को ऐसे देखें कि आप एक बेहतर सिटीज़न बनने जा रहे हैं, जिसको देश की, दुनिया की और अपने शहर के बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि ज्ञान अर्जन करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए जो तरीका है वो ये एग्ज़ाम्स हैं। एक बात जो सबसे ही शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको आप चाहें तो अपने साथ रख भी सकते हैं, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज बताना कि ये ज़रूर एक तरीका है जिससे आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, बट ये इकलौता तरीका नहीं है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हमें तैयारी तो करनी चाहिए, जैसा भी हम चाहते हैं वो करें, बट अगर हमारा एग्ज़ाम में नहीं होता है तो हमें हताश होकर या डिसअपॉइंट होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को देखना चाहिए हमेशा। तो मेरा यही मूल मंत्र है कि लगातार तैयारी करें, अच्छे से करें, बढ़िया से तैयारी करके और ये एग्ज़ाम क्लियर करें, प्लस एक बेहतर नागरिक बने।